सभी दर्शकों को नमस्कार। चलिए आज हम बात करते हैं संघवाद या संघात्मक शासन क्या है इसको समझने की। हम देखेंगे संघवाद या संघात्मक शासन क्या होता है। हमारे कई देश ऐसे हैं विश्व में जहां संघवाद या संघात्मक शासन व्यवस्था फैली हुई है। हमारा भारत खुद संघात्मक शासन वाला देश है। तो इस व्यवस्था को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि संघ क्या होता है। इस शब्द पे हम जाएंगे कि ये संघ क्या है। संघ शब्द का इस्तेमाल केवल शासन व्यवस्था के लिए ही नहीं, और भी कई स्थानों पर संघ शब्द का इस्तेमाल होता है। तो संघ शब्द का अर्थ ये है कि जब हम देखते हैं कई इकाइयां मिलकर, कई छोटी छोटी, कोई छोटी भी हो सकती है, कोई बड़ी भी हो सकती है, सब कोई जरूरी नहीं कि एक ही नाप के हों, कोई छोटी कोई बड़ी, कई सारी इकाइयां मिलकर जब एक बड़ी इकाई को बनाती हैं तो ऐसी व्यवस्था को संघात्मक कहते हैं। ये संघ है जहां पर एक बड़ी इकाई कई छोटी इकाइयों में बटी हुई हो, उसे संघ कहते हैं। और ये सब मिलकर, बड़ी इकाई और छोटी इकाई सब मिलकर एक साथ उस व्यवस्था को चलाएं, वो संघ है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक बड़ी इकाई को बनाते हैं, और कई बार बिल्कुल इसका उल्टा भी होता है कि कोई एक बड़ी इकाई है हमारे पास या कोई बड़ा क्षेत्र है, उसको हम प्रशासन और शासन की सुविधा की दृष्टि से छोटे छोटे शासन या फिर छोटी छोटी इकाइयों में हम बांट दें। जब किसी बड़ी चीज को हम छोटी चीज में इस तरह से बांट दें और हर इकाई अपना अस्तित्व रखे और ये बड़ी इकाई भी अपना अस्तित्व रखे, तो ये व्यवस्था संघात्मक कहलाती है, ये संघ कहलाता है। कहने का अर्थ ये है कि कोई बड़ी चीज छोटी छोटी चीजों में बटी है या छोटी छोटी चीजों से मिलकर कोई बड़ी चीज बनी है, तो वो संघ है। तो संघ को समझने के पश्चात अब हम देखते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था जो होती है हमारी, जैसे कि हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है, अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो यहाँ जो संघात्मक शासन व्यवस्था है इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन संघात्मक शासनों में क्या ऐसी बात होती है जो इनको एकात्मक शासन व्यवस्था से अलग बनाते हैं। एकात्मक, थोड़ा सा संघात्मक को और अच्छे से समझने के लिए हम एकात्मक शासन व्यवस्था को भी समझ लेते हैं। जब हम दोनों का अंतर देखेंगे, एकात्मक शासन व्यवस्था का और संघात्मक शासन व्यवस्था, तब हमें संघात्मक शासन व्यवस्था और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम देखते हैं कि मान लीजिए दो देश में हम सीधे सीधे जो वास्तविक देश है उनके नाम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक इंग्लैंड है, एक देश है इंग्लैंड, और एक देश है भारत। ये दो देश हैं। ये हालांकि भारत का नक्शा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, आप उदाहरण के रूप में इसे देख लीजिए। ये भारत है और ये इंग्लैंड है, ये दो देश हैं। इन दो देशों की हम व्यवस्था, शासन व्यवस्था को देखते हैं। यहाँ पर केवल एक ही सरकार होती है। इंग्लैंड में पूरे देश के लिए एक ही सरकार होती है, दूसरी सरकार का यहाँ अस्तित्व नहीं होता। तो पूरे देश की एक ही सरकार और कोई दूसरी सरकार है ही नहीं, पूरे देश की सरकार है, वही शासन चला रही है। तो ये है एकात्मक। यहाँ एक सरकार है, एक सरकार है, इसलिए एकात्मक शासन व्यवस्था। और ये है हमारा भारत। भारत में हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में भारत बटा हुआ है। भारत अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। यहाँ पर भारत में पूरे भारत की, इस तरह से पूरे भारत की एक सरकार है, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं। और अलग अलग राज्यों की भी अलग अलग सरकारें हैं। एक सरकार ऐसी भी है जो अलग स्तर पे है और अलग अलग राज्यों की है। तो ये इस राज्य सरकारों में मुख्यमंत्री होते हैं और राज्यपाल होते हैं जो कि शासन को चलाते हैं। तो इस प्रकार से हर राज्य में एक राज्यपाल और एक मुख्यमंत्री, हर राज्य में, और पूरे देश के लिए एक अलग सरकार जिसमें कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो एक ही नागरिक समूह है, यहाँ नागरिक समूह एक ही है। इसे हमने पूरा एक साथ ले लिया तो ये भारत का नागरिक समूह हो गया, और इस पर शासन करने वाली सरकार केंद्र सरकार हो गई, और वो उसके मुखिया प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो गए। और अगर हम अलग अलग उसी पूरे भारत के एक नागरिक समूह को हम अलग अलग भागों में बांटे तो वो अलग अलग राज्यों में बढ़ जाते हैं, और राज्यों का शासन उन पर शासन करता है, राज्य शासन उनके ऊपर शासन करता है। तो इस तरह से एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था है। इस वाली को हम संघात्मक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण कर रही हैं, या एक बड़ी इकाई कई छोटी इकाइयों में बटी हुई है। तो ये है संघात्मक और एकात्मक शासन। अब हम संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं को देखेंगे।
हम देखते हैं कि जैसा अभी हमने देखा था अपने भारत का उदाहरण लेते हुए, और अमेरिका का भी इसी प्रकार का उदाहरण है। यहाँ पर सरकार दो स्तरों से, दो या अधिक स्तरों की होती है, केवल एक स्तर की सरकार नहीं होगी, दो या अधिक स्तर, दो से भी अधिक हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे भारत में स्थानीय सरकार बोलते हैं। यहाँ पर हमारे भारत में मुख्यतः दो, वैसे तो दो महत्व जिनका अधिक है वो दो स्तरों की सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन हमारे जो एक तीसरा स्तर भी कहा जाता है वो है स्थानीय सरकार, स्थानीय शासन भी कहा जाता है और स्थानीय सरकार भी कहा जाता है। ये है हमारी दो हिस्सों में बटी होती है। ये होता है हमारा एक ग्राम स्तर जिसे हम पंचायती राज कहते हैं, पंचायती राज, और दूसरा नगर निकाय, नगर निकाय। नगरों में जैसे नगर पालिका, नगर निगम वगैरह होते हैं, और ग्रामों में ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत, इस तरह से। तो ये हमारे तीसरे स्तर की सरकारें होती हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था वाला जो देश होगा वहां पर सरकारें एक स्तर की नहीं होगी, एक से अधिक स्तर की होगी, दो की भी हो सकती है और दो से ज्यादा की भी हो सकती है। कम से कम दो स्तर की सरकार अवश्य। अगली विशेषता है एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा था कि दोनों सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करेंगी, और अब ये भी हमें समझने की बात है कि एक ही नागरिक समूह पर शासन करेंगी, तो इससे हमारी अगली विशेषता भी जुड़ जाती है कि शक्ति पृथक्करण। अगर एक ही नागरिक समूह पर वो शासन करेंगी तो उनमें विवाद हो सकता है कि भाई ये कोई अपना ये बात रख सकते हैं कि ये हमारा कार्य नहीं है, ये कार्य दूसरी सरकार का है, दूसरी सरकार पहली सरकार के ऊपर एक दूसरे के ऊपर आक्षेप कर सकते हैं। तो इसलिए पूरी तरह से अधिकार, कर्तव्य और शक्तियों का पृथक्करण संघात्मक शासन में होता है कि इसमें शक्तियां बांटी गई होती हैं, अधिकार और कर्तव्यों का विभाजन किया होता है। शासन से संबंधित जितने भी विषय हैं उन सबका विभाजन किया जाता है, उनको पृथक किया जाता है, और इसके लिए ये सारी बातों का उल्लेख संविधान में होता है, और संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। संविधान यहाँ सर्वोच्च होता है, और दोनों सरकारें जो होती हैं, दो या दो से अधिक भी होंगी, तो ये सरकारें सभी संविधान के अनुसार ही चलेगी। संविधान का अतिक्रमण कोई सरकार नहीं करेगी। अब यहाँ पर एक बात और निकल के आती है कि अगर मान लीजिए संविधान का अतिक्रमण कर दिया तो क्या होगा। अगर किसी सरकार ने, जैसे केंद्र सरकार क्योंकि ज्यादा शक्तिशाली होती है, अगर उसने कहीं पर संविधान का अतिक्रमण कर दिया तो क्या होगा। तो वहां पर हम एक विशेषता को छोड़ के अगली विशेषता में, पांचवी विशेषता में आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। तो उस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय जो कि पूरे देश के लिए होता है, उसका होना बहुत जरूरी है। और वही अगर विभिन्न सरकारों के बीच विवाद की स्थिति हो जाती है, क्योंकि अलग अलग सरकारें हैं तो विवाद की स्थिति भी होगी, अगर अलग अलग सरकारों में विवाद की स्थिति होती है तो उसे निपटाने का काम सर्वोच्च न्यायालय करती है। वो उनके विवादों को सुलझाती है और जहां पर जो सरकार सही होती है उसके पक्ष में निर्णय देती है। और अगर यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि संविधान का अतिक्रमण करने लगे कोई सरकार, तो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार संविधान का अतिक्रमण करने लगे तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें रोकने का अधिकार रखता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की रक्षा का अधिकार होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय किसी भी सरकार अतिक्रमण करने से रोक सकता है। अच्छा, चौथी विशेषता जो हमने छोड़ दी थी, अब हम इसे देखते हैं कि संविधान तो सर्वोच्च होता ही है इनमें, और संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जो कि दोनों सरकारों की सहमति से लिए जाते हैं। मौलिक संविधान संशोधन, संविधान संशोधन भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम अपने भारत का उदाहरण लेकर देखें तो कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार सामान्य तरीके से संशोधित कर सकती है। कुछ ऐसे संशोधन है, कुछ ऐसे बड़े संशोधन हैं जिन्हें केंद्र सरकार केवल अपने इच्छा से नहीं कर सकती, उन्हें आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेना आवश्यक हो जाता है। वहां पर अगर हमारे आधे राज्य 28 हैं तो वहां पे आधे से अधिक यानी 14 से अधिक 15 राज्यों की सहमति की आवश्यकता पड़ेगी कम से कम, और उसके बिना वो संशोधन नहीं हो सकते। ऐसे संशोधन बड़े संशोधन है जिनसे कि संविधान में बहुत बड़े बदलाव किए जाते हैं। तो ये हमारे संविधान में संशोधन करने की शक्ति, जो बड़े संशोधन करने की शक्ति है, वो सभी की सहमति पर आधारित है। सभी की सहमति का मतलब जितने भी स्तर की सरकारें हैं, 2 स्तर की सरकारें हैं, तो दोनों स्तरों की सरकार उस पर सहमत होगी तब वो संशोधन होंगे, अन्यथा वो संशोधन नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से संविधान किसी एक के हाथ की कठपुतली नहीं बन सकता। अच्छा, अब यहीं पर एक और देखने वाली बात है कि कुछ संघात्मक शासन में भी हमें अलग अलग तरह के देश मिलते हैं।
कुछ देश में किसी संघात्मक शासन व्यवस्था कुछ अलग प्रकार की है और किसी दूसरे में कुछ अलग प्रकार की है। जैसे कि हम भारत और अमेरिका को ही देखें, दोनों हम संघात्मक शासन कहते हैं, लेकिन दोनों की शासन व्यवस्था कुछ अंतर है दोनों में। वो अंतर ये है कि यहाँ पर दोहरा संविधान, अमेरिका में जो संघात्मक शासन है वहां पर दोहरा संविधान होता है। यानी कि वहां पर जो, जैसे ये मान लीजिए अमेरिका है और ये अमेरिका के कई सारे राज्य हैं, अमेरिका है, अमेरिका के कई सारे राज्य हैं, तो यहाँ अमेरिका का 2 संविधान होते हैं। यहाँ पर दोहरा संविधान, अमेरिका में 2 संविधान है। पूरे अमेरिका का एक संविधान होगा और हर राज्य का अपना अपना अलग संविधान, हर इस राज्य का अपना अलग संविधान होगा। अपने शासन चलाने के लिए ये राज्य केवल अपना संविधान बनाएगा, इस संविधान का दूसरे राज्य के साथ कोई मतलब नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से ये राज्य भी अपना शासन चलाने के लिए अपना अलग संविधान बनाएगा और इस राज्य के संविधान से किसी दूसरे राज्य का कोई मतलब नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हर राज्य का अपना अपना संविधान है, वो चाहे अपनी जैसी शासन व्यवस्था चाहे वैसी शासन व्यवस्था बना सकता है। किसी की शासन व्यवस्था एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी हो सकती है, क्योंकि दोनों का अलग अलग संविधान है, दोनों स्वतंत्र हैं। यहाँ पर राज्यों को अधिक अधिकार मिले हुए हैं भारत की अपेक्षा, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में केवल एक संविधान होता है और सारे राज्यों को उसी संविधान का पालन करना है। तो ये अमेरिका और भारत में अंतर है। इस अंतर के बारे में भी हम एक और बात करेंगे, तो बल्कि ये मैं आपको बता ही देता हूँ। अमेरिका और भारत का जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसका अंतर ये है कि अमेरिका में जो राज्य हैं उन्हें अधिक शक्ति प्राप्त है, अमेरिका के राज्यों को अधिक शक्ति प्राप्त है। अमेरिका और भारत में के संघात्मक शासन व्यवस्था में जो अंतर है वो अंतर ये है कि अमेरिका में राज्यों को, जैसे जो राज्य होते हैं इनको, ये अमेरिका है और ये राज्य है मान लीजिए, तो अमेरिका में राज्यों को अधिक शक्ति प्राप्त है। ये चाहे तो स्वतंत्र भी हो सकते हैं अपने संघात्मक देश से, ये राज्य चाहे तो अमेरिका से स्वतंत्र होकर एक नया देश बना सकते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कोई राज्य स्वतंत्र होकर एक नया देश नहीं बना सकता, ये एक राज्य के अधीन, एक देश के अधीन, पूरे भारत के अधीन रहेंगे। अच्छा, एक और चीज निकल कर आती है, हम कहते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था, तो लेकिन इसके लिए हमें इंग्लिश में 2 शब्द मिलते हैं, एक मिलता है यूनियन और एक मिलता है फेडरल। इंग्लिश में हमें संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए, संघ या संघात्मक के लिए 2 शब्द मिलते हैं, यूनियन और फेडरल। यहाँ पे इन दोनों शब्दों में भी अंतर है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ठीक एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, इन दोनों शब्दों में अंतर है। यूनियन में हम लेते हैं उस तरह की संघात्मक व्यवस्था जैसी हमारे देश में है। आपने कभी भी देखा होगा कि भारत के लिए हमेशा यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, कभी भी फेडरल शब्द का इस्तेमाल भारत के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि फेडरल को हम कहते हैं राज्यों का संघ। फेडरल होता है राज्यों का संघ, एक तरह से देखा जाए मतलब राज्यों ने मिलकर एक संघ बनाया। ये अमेरिका में है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यों का संघ है फेडरल, वहां का फेडरलिज्म कहा जाता है, हमारे यहाँ का यूनियनिज्म कहा जाता है। ये संघवाद अलग है और ये संघवाद कुछ अंतर है। यहाँ पर जैसा कि हमने बात करी थी, फेडरलिज्म में या फेडरल में राज्य मिलकर एक देश बना रहे हैं। देखिए दोनों बातों में अंतर है, राज्य मिलकर एक देश बना रहे हैं और यूनियन में एक देश ने खुद को राज्यों में बांट लिया। दोनों तरह की बात है, दोनों अलग अलग बातें हैं। यहाँ पर राज्यों ने मिलकर एक देश बनाया, यानी कि सारे राज्य अलग अलग थे, उन अलग अलग राज्यों ने मिलकर एक बड़े देश का निर्माण कर लिया अपनी सुविधा के लिए। ऐसे ही एक बड़ा देश था एक देश, अलग अलग नहीं है, एक देश था, अपनी सुविधा के लिए, अपने शासन और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने अपने आप को छोटे छोटे अलग अलग राज्यों में बांट दिया। तो इसलिए ये यूनियन है और ये फेडरल है, दोनों के संघात्मक शासन में अंतर है। यहाँ पर राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं होता, यहाँ पर राज्य अलग नहीं हो सकते और राज्यों को बनाने का, जोड़ने का, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है
और यहाँ पर राज्य चाहे तो वो अपने संघात्मक देश से अलग होकर एक नया देश भी बना सकते हैं। इसीलिए जो अमेरिका है फेडरलिज्म वाला, उसके संघात्मक शासन व्यवस्था को कहते हैं अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, यानी कि राज्यों का विनाश नहीं हो सकता, संघ का विनाश हो सकता है। और भारत के संघात्मक को कहते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। बिल्कुल उल्टा है। विनाशी राज्य यानी कि राज्यों का विनाश हो सकता है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है, उनको दो राज्यों को जोड़कर एक बनाया जा सकता है, या एक राज्य को जोड़कर 2-3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। राज्यों का विनाश हो सकता है, लेकिन संघ का विनाश कभी नहीं होगा। तो ये दो अंतर आप लोगों को संघात्मक शासन व्यवस्था में भी देखने को मिले। अब कोई भी शासन व्यवस्था हो, वहां पर सरकारें अलग अलग स्तर की तो हैं ही। अब अलग अलग स्तर की हैं तो उनको अपने कार्यों को करने के लिए और अपने नागरिक समूह का विकास करने के लिए, अपने क्षेत्रों का विकास करने के लिए और काम धंधे चलाने के लिए राजस्व की आवश्यकता नहीं है। बिना राजस्व के ये काम हो नहीं सकता, इसलिए राजस्व का बंटवारा भी किया जाता है। कई सारे जो कर प्रणाली होती है उसको दोनों स्तर की सरकारें आपस में बांट लेती हैं। कुछ कर केंद्र सरकार वसूल करेगी, कुछ कर राज्य सरकार वसूल करेगी। कहीं पर ऐसा भी होता है कि कोई कर केंद्र सरकार वसूल करे और उसको फिर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बांट लेते हैं। ये दोनों तरह की बातें हैं। केवल केंद्र इकट्ठा करेगी कर और स्वयं ले लेगी, राज्य इकट्ठा करेगा कर और स्वयं ले लेगा। और ऐसा भी होता है कि केंद्र इकट्ठा करे कर और दोनों आपस में बांट लें, राज्य और केंद्र। तो इस तरह से राजस्व का बंटवारा भी होता है ताकि दोनों स्तर की सरकारें अपना स्वायत्त तरीके से शासन चला सकें, उनको राजस्व की परेशानी ना हो। तो संघात्मक शासन की यहाँ पे हमने कई सारी विशेषताएं देखी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 1-2 से अधिक स्तरों पर वाली सरकार होती है, एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, नागरिक समूह एक ही होता है। और शक्ति पृथक्करण यानी कि शक्तियों का, कार्यों का और शासन से संबंधित विषयों का विभाजन किया जाता है, उनको अलग अलग बांटा जाता है, कौन सा काम किसका है, ये स्पष्ट उल्लेख संविधान में होता है। और संविधान को ही सर्वोच्च माना जाता है। और संविधान को सर्वोच्च मानने के साथ संविधान में जो संशोधन करने के लिए दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति आवश्यक होती है, या फिर दोहरा संविधान बनाया जाता है। दोनों एक दूसरे के संविधान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और 5वीं विशेषता, सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है और विवादों की स्थिति में, दोनों या अलग अलग सरकारों के बीच विवाद की स्थिति है तो सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देता है। और साथ ही सरकारों को चलाने के लिए जो धन की आवश्यकता होती है उसके लिए राजस्व का विधिवत रूप से स्पष्ट बंटवारा किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं एक संघात्मक देश की शासन व्यवस्था की ये विशेषताएं हैं और इस तरह से संघात्मक देशों का शासन चलता है।